हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मूवीज आई साइट। आज मैं 2023 में आई हुई फिल्म गैस लाइट की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर भोला मूवी की एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दी गई है। अभी तक जिन लोगों ने उसे नहीं देखा प्लीज़ उसे जाकर जरूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अब मूवी की तरफ। गैस लाइट मूवी की स्टार्टिंग एक नदी से होती है जहाँ पर एक मछुआरा मछली पकड़ने गया है। वहीं पर वह एक पत्थर जंजीर से बांधकर पानी में छोड़ देता है और जब वह पत्थर पानी के अंदर जाता है तब वहां पर हमें एक डेड बॉडी का हाथ दिखाई देता है और इसी के साथ मूवी की थीम स्टार्ट होती है जहां पर एक प्रोजेक्टर में मायागढ़ के राजा रतन सिंह की इकलौती बेटी मीसा की बर्थडे पार्टी का वीडियो चलता रहता है। जिसके बाद हम मीसा को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है और एक एक्सीडेंट होने की वजह से वो अब व्हील चेयर पर है और मोरबी स्टेशन में वह ड्राइवर पदम काका को नींद से उठाती है जो स्टेशन के पास गाड़ी के अंदर सो गया था। पदम काका मीसा से माफी मांगता है जिस पर मीसा कहती है इसमें आपकी गलती नहीं, ट्रेन की है, क्योंकि वह लेट से आती है और आप हमेशा की तरह ट्रेन से आने से पहले मुझे लेने आ जाते हैं। जिसके बाद पदम काका मीसा को अपने साथ मायागढ़ लेकर जाने लगते हैं जहां पर रास्ते में मीसा अपने पिता रतन सिंह का लेटर और उनकी फोटोज को देखती रहती है क्योंकि वह अपने पिता से काफी लंबे समय के बाद वापस मिलने जा रही थी। मीसा मायागढ़ महल पहुंच जाती है जहां पर उसका स्वागत मीसा की सौतेली माँ रुक्मणी करती है। रुक्मणी मीसा को अपने साथ पैलेस के अंदर ले जाती है जहां पर मीसा रुक्मणी से कहती है कि दाता कहाँ है। मीसा अपने पिता रतन को दाता कहती थी जिसके जवाब में रुक्मणी बोलती है कि रतन किसी काम से शहर के बाहर गए हुए हैं और वह कुछ दिन बाद लौटेंगे। जिसके बाद रुक्मणी मीसा को उसका कमरा दिखाती है जहां पर मीसा अपनी पुरानी ड्राइंग बुक को उठाकर देखने लगती है जहां पर शुरुआत की कुछ तस्वीरों पर वह हंसती है लेकिन उसके बाद उसी ड्राइंग बुक में वह कुछ डिस्टर्बिंग तस्वीरों को देखकर परेशान हो जाती है। जिसके बाद मीसा और रुक्मणी डिनर करते हैं। रुक्मणी मीसा से बोलती है कि मैंने तुम्हें सोशल मीडिया पर ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम तो कहीं नहीं मिली, क्या तुम अपनी फोटो शेयर नहीं करती। जिस पर मीसा कहती है कि तुम जब से मेरे घर पर आई हो और मेरी माँ ने सुसाइड कर लिया है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तब से मैं तुमसे दाता से नफरत करती थी, इसलिए मैंने कुछ भी शेयर करना जरूरी नहीं समझा। जिस पर रुक्मणी माफी मांगती है और कहती है कि मैं खुद यह सब नहीं चाहती थी लेकिन तुम्हारे ना होते हुए रतन तुम्हें बहुत याद करते थे और इसलिए उन्होंने तुम्हारे पुराने बर्थडे की कैसेट्स अपने पास रखी थी जिसे वह रोज प्रोजेक्टर पर लगाकर देखा करते थे। वह मीसा को प्रोजेक्टर पर उन्हीं बर्थडेज की वीडियो दिखाती है जिस पर निशा कहती है कि अगर वह मुझसे इतना ही प्यार करते हैं तो मुझे बुलाने के बावजूद भी अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। जिस पर रुक्मणी कहती है कि उन्हें जसाल्ट फार्म पर वर्कर्स की स्ट्राइक में अर्जेंटली जाना पड़ा, इसकी वजह से वह अभी तक नहीं आ पाए। वह तुम्हारे आने की खबर से बहुत खुश हैं। जिसके बाद मीसा अपने कमरे पर अकेली होती है जहां पर उसे दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। जब मीसा दरवाजा खोलती है तब वहां पर कोई नहीं होता, पर जैसे ही वह दरवाजा बंद करती है फिर से खटखट की आवाज आने लगती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो उसे लाल रंग का कपड़ा फर्श पर दिखता है जो कि महल के एक दरवाजे की ओर जा रहा था। वह उस लाल रंग के कपड़े का पीछा करते हुए दरवाजे के अंदर पहुंचती है जहां पर उसे एक व्यक्ति लालटेन लिए हुए दिखता है और वह उसका पीछा करती है और एक पन्नी के कर्टेन के पास पहुंचती है। जैसे ही वह कर्टेन हटाती है तो वह देखती है कि महल के बीच एक किले पर वह पहुंच गई है जिसके नीचे एक पानी का वार्फ रहता है। उस वार्फ में उसे एक परछाई दिखती है जिसका पीछा करते हुए मीसा सीढ़ी पर पहुंचती है और डर के मारे सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद निशा जब होश में आती है तब उसे रुक्मणी और डॉक्टर शेखावत के साथ बाकी सारे लोग दिखाई देते हैं। जिस पर डॉक्टर कहता है कि रात को तुम महल के अंदर क्या करने गई थी। जिस पर मीसा कहती है कि मैंने दाता को देखा है। जिस पर रुक्मणी कहती है कि रतन तो वर्कर्स के स्ट्राइक पर गए हुए हैं, यहाँ कैसे पहुंचेंगे। तुमने स्टेट मैनेजर कपिल को देखा होगा क्योंकि यह आज ही शहर से वापस आया है। पर मीसा को पक्का यकीन था कि वह परछाई रतन सिंह की ही थी। जिस पर मीसा के कहने पर सभी लोग महल में जाते हैं पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। जिस पर रुक्मणी डॉक्टर शेखावत से कहती है कि आप मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, और शेखावत वहां से अलविदा ले लेता है। अब सुबह के टाइम पर मीसा अपनी नौकरानी लज्जो से रतन के बारे में पूछती है जिस पर लज्जो बोलती है कि राजकुमारी जी, मैं एक साधारण सी नौकरानी हूँ, मुझे राजा साहब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन आप कपिल जी से पूछ सकती हैं क्योंकि वह राजा साहब के खास आदमी हैं। तभी वहां पर रुक्मणी आ जाती है
जो मीसा को रेडी होकर शूटिंग दिखाने ले जाती है, जहां पर हम आरजे को देखते हैं जो शूटिंग में काफी माहिर था। आरजे राजकुमारी मीसा का स्वागत करता है और रुक्मणी से बोलता है कि आज राजा साहब की अनुपस्थिति में आपकी तरफ से शूटिंग में कौन आएगा, जिस पर रुक्मणी रतन सिंह की तरफ से कपिल को शूटिंग में भेजती है, जहां पर कपिल जीतने लगता है और रुक्मणी आरजे का मजाक बनाती है, जिससे नाराज होकर आरजे अपने नौकर से कपिल के बंदूक में कुछ गड़बड़ी करवा देता है। जब कपिल बंदूक चलाता है तो बंदूक पीछे से फट जाती है, जिससे कपिल के हाथ पर गहरी चोट आ जाती है, जिसके बाद कपिल अपने हाथ पर पट्टी लगाता रहता है। तभी वहां पर मीसा पहुंच जाती है और कपिल से पूछती है कि तुम इतना अच्छा निशाना लगा रहे थे तो अचानक तुम्हारी बंदूक पर क्या हो गया, जिस पर कपिल मीसा को एक पत्थर का टुकड़ा दिखाते हुए कहता है कि इस टुकड़े को आरजे ने अपने नौकर से मेरी बंदूक पर डलवा दिया था, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आई, क्योंकि आरजे जैसे लोग हम जैसे छोटे नौकरों को अपनी बराबर हैसियत का नहीं समझते। जिस पर बातों ही बातों में निशा कपिल से दाता और रुक्मणी के रिश्ते के बारे में पूछती है कि क्या वह दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं या फिर नहीं, जिस पर कपिल कहता है कि मुझे राजघराने की इन मामलों की जानकारी नहीं है, पर मुझे लगता है कि दूरियां काफी हैं। रात को मीसा अपने कमरे पर सो रही होती है, जहां पर उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है। जब वह कमरे पर जाती है तब वह देखती है कि पियानो खुद से बज रहा है और वहां पर कोई नहीं है। जैसे ही मीसा पियानो को टच करती है तो पास के ही कमरे पर आवाज और तेज होने लगती है। जब मीसा कमरे के अंदर पहुंचती है तब प्रोजेक्टर खुद ब खुद चलता रहता है और उस प्रोजेक्टर के वीडियो में रतन मीसा को अपने पास बुलाता रहता है। जैसे ही मीसा अपना हाथ प्रोजेक्टर के पास बढ़ाती है कि तभी मीसा का हाथ एक लाश पकड़ लेती है, जिससे मीसा काफी डर जाती है और अगले ही दिन वह एसपी अशोक तंवर से महल पर मिलती है, जहां पर अशोक मीसा को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब उसका वहम है, पर मीसा रतन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। जिसके बाद मीसा और रुक्मणी एक मंदिर पहुंचते हैं, जिस पर रुक्मणी मीसा से कहती है कि तुम अब क्यों दुखी हो, तुमने मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवा दी। जिसके बाद रुक्मणी किसी काम से बाहर चली जाती है और मीसा मंदिर के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक अंधी राबरी औरत दिखती है, जो निशा को देखते ही उसके सर पर अपना हाथ रख देती है और बोलती है कि तेरा पिता अब नहीं रहा, लेकिन जैसे तू अपने पिता को ढूंढने यहाँ आई है वैसे वह भी दूसरी दुनिया से तुझे अपनी ओर पुकार रहा है। तभी वहां पर रुक्मणी आती है और मीसा को उस राबरी औरत से बचाते हुए घर लाती है। शाम को मीसा कपिल को अपने पास बुलाती है और कपिल से बोलती है कि मुझे उस राबरी औरत से मिलना है, वह मेरे पिता के बारे में मुझसे कुछ बोलना चाहती थी, तुम उसे महल लेकर आओ। जिस पर कपिल राबरी औरत को महल लाता है और राबरी औरत अपनी साधना से रतन को बुला लेती है, जहां पर रतन उस राबरी औरत के अंदर आ जाता है और वह मीसा से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। तभी रुक्मणी आ जाती है और रतन गायब हो जाता है। रुक्मणी कपिल को डांटते हुए उस राबरी औरत को लेकर जाने को कहती है, पर कपिल का बीच बचाव मीसा करती है और कहती है कि तुम इस कमरे से बाहर जाओ क्योंकि यह मेरा घर है। जाते वक्त राबरी औरत मीसा से कहती है कि तुम्हारे पिता आज रात को 12 बजे तुमसे मिलने आएंगे, जिस पर रात के 12 बजे मीसा अपने पिता की तस्वीर के आगे कैंडल जलाकर उनका वेट करती रहती है। तभी गैराज से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आती है। जब मीसा गैराज पहुंचती है तब गैराज की सारी गाड़ियों की लाइट जलने लगती है और तेज हॉर्न बजने लगता है, जिससे मीसा को तकलीफ होती है। तभी एक गाड़ी को छोड़कर सभी की लाइट और हॉर्न बंद हो जाते हैं। जब मीसा उस गाड़ी के अंदर देखती है तब उसे एक लाश दिखाई देती है जिसने रतन की अंगूठी पहनी थी। वह महल के सभी लोगों को इकट्ठा करती है और कपिल उस गाड़ी की जांच करता है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। जब मीसा गाड़ी के अंदर देखती है तब वहां पर किसी को लाश ना देखकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि इस महल में मुझे सभी लोग पागल बनाना चाहते हैं। जिसके बाद मीसा अपने कमरे पर बैठी रहती है। तभी उसके पास रुक्मणी आती है और कहती है कि तुम्हारे पिता रतन को कॉल आया है, वह तुमसे बात करना चाहते हैं। जिस पर मीसा रतन से बात करती है पर उसे कोई खुशी नहीं होती। जिसके बाद मीसा महल के केले की तरफ अकेले बैठी रहती है। तभी उसके पास कपिल आता है और बोलता है कि क्या तुम्हें खुशी नहीं है अपने पिता से बात करने के बाद। जिस पर मीसा कहती है कि वह व्यक्ति मेरा पिता नहीं था, क्योंकि मैंने अपने पिता से सालों से बात नहीं की, इसलिए मैं कैसे यकीन कर लूं कि फोन में बोलने वाला शख्स मेरा पिता है। और वह कपिल से इंसिस्ट करती है कि हमें एक बार फिर से गाड़ी की जांच करनी चाहिए। जब कपिल गाड़ी को चेक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे को बंद करता है वहां पर मीसा को रतन की अंगूठी दिख जाती है और वह कपिल को अंगूठी दिखाती है। कपिल मीसा से बोलता है कि यह तो राजा साहब की अंगूठी है और हमें अगर कुछ पता लगाना है तो आज रात को आरजे की पार्टी पर जाना होगा। शाम को कपिल मीसा आरजे के पार्टी पर जाते हैं, जहां पर मीसा कपिल से आरजे के बारे में पूछती है। कपिल मीसा से बताता है
कि आरजे के राजघराने के डूबने के बाद आरजे ने रतन के साथ मिलकर कई काम किए और वहां पर वह डॉक्टर शेखावत का परिचय देते हुए कहता है कि डॉक्टर साहब रानी रुक्मणी के रिश्तेदार हैं। और एसपी अशोक तंवर का परिचय देते हुए कपिल कहता है कि एक समय ऐसा था कि अशोक रुक्मणी को बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसने अभी तक शादी भी नहीं की। तभी वहां पर रुक्मणी कपिल और मीसा को पार्टी में एक साथ देख लेती है और मीसा के पास आती है। कपिल रानी के डर से जाने लगता है, तब मीसा उसका हाथ पकड़ लेती है और रुक्मणी से कहती है कि यह मेरे कहने पर यहाँ आया है। वहां पर आरजे पहुंच जाता है और एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए वह रुक्मणी को अपने साथ एक कमरे पर ले जाता है, जिसके पीछे कपिल और मीसा पहुंच जाते हैं। कमरे में आरजे रुक्मणी से कहता है कि अगर मैं फंस गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो कुछ भी तुमने किया है वह सब बता दूंगा। जिसके बाद कपिल और मीसा आरजे की गाड़ी का पीछा करते हैं। आरजे कुछ पैसे लेकर गुंडों से मिलता है, जो उसके पैसों को लेकर उसकी धुनाई कर देते हैं। जिसके बाद आरजे के फार्म हाउस पर कपिल और मीसा पहुंच जाते हैं। कपिल आरजे से कहता है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, अब भलाई इसी में है कि तुम हमें सच सच बता दो, क्योंकि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। जिस पर आरजे कहता है कि पुलिस स्टेशन जाने का प्लान अच्छा है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि राजा साहब के साथ काम करना आसान है? उनके फंड से मैंने 50 करोड़ रुपए निकाले थे जो डूब गए हैं, और राजा साहब भी नहीं आ रहे हैं। मुझे पेमेंट करनी है, इसलिए मुझे उनके सिग्नेचर चाहिए, पर राजा साहब पता नहीं कहाँ गए। इस इम्पोर्टेंट सिग्नेचर के लिए मैं उन्हें इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि मैंने उनके खिलाफ साजिश की है। तभी आरजी के दिमाग में एक ख्याल आता है और वह मीसा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम राजा साहब की जगह पर साइन कर सकती हो, क्योंकि तुम ही मायागढ़ की अगली रानी बनोगी। जिस पर मीसा कहती है कि तुम पार्टी में क्या कह रहे थे। तब आरजे बताता है कि मैं रानी रुक्मणी को यह बोल रहा था कि अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। जिस पर मीसा कहती है कि यह बात मुझे तुम बता सकते हो। जिस पर आरजे कहता है कि रानी प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर मीसा शॉक हो जाती है। इधर रानी महल में अकेले नहा रही होती है। तभी स्विमिंग पूल के बाहर उसे एक परछाई दिखती है जो खुद को चाकू मार रही थी, और वह परछाई खुद रानी की ही होती है, जिसे देखकर रानी डर जाती है और अपने कमरे में आकर कुछ टेबलेट से खाने लगती है। निशा और कपिल एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि तभी कपिल राजा साहब को याद करते हुए रोने लगता है, जिसे मीसा समझाती है और कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि दाता के जाने से तुम्हें भी उतना ही दुख है जितना मुझे है। और मीसा कपिल को किस करती है। रात को आरजे के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। वह अपनी गाड़ी में बैठता है कि तभी उसका कोई गला दबाने की कोशिश करता है। वह अपनी जान बचाता हुआ गाड़ी से बाहर भागता है, लेकिन उसे एक परछाई आकर मार देती है। जिसके बाद मीसा अपनी सौतेली माँ रुक्मणी के ऊपर तंज कसती है, जिसे नाराज होकर रुक्मणी कहती है कि तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से चली जाओ। और तभी कपिल आ जाता है, जो रुक्मणी से कहता है कि आपको अशोक सर का कॉल आया है और वह अर्जेंटली आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर रानी अशोक से मिलने कपिल के साथ चली जाती है। मीसा को रतन का वफादार डॉग कमांडर दिखता है, जिसने खाना पीना छोड़ रखा था। पदम काका मीसा को बताते हैं कि कमांडर खाना नहीं खा रहा है, जहां पर मीसा को याद आता है कि वह रतन की अंगूठी कमांडर के पास ले जाती है और कमांडर उसकी महक से किले के पास पहुंच जाता है, जहां पर मीसा पदम काका को वार्फ के अंदर कूदने को कहती है और वहां से मीसा को रतन की लाश मिल जाती है। मीसा कपिल को फोन कर इसकी जानकारी देती है और तभी मीसा के ऊपर पीछे से अटैक हो जाता है। जब मीसा की आंख खुलती है तब वह खुद को एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ पाती है और फ्रंट सीट पर पदम काका की लाश होती है। जब मीसा खिड़की की तरफ देखती है तब उसे कपिल दिखता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इन सभी चीजों के पीछे कपिल इन्वॉल्व था। कपिल ही मीसा को फंसा रहा था और कपिल ने ही बावरी औरत का इंतजाम किया था। उसने ही पियानो को भी रस्सी के सहारे बजाकर मीसा को भूत प्रेत पर यकीन दिला दिया था। और जब मीसा उसके जाल में पूरी तरह से फंस गई थी तब वह निशा को उसकी गाड़ी के सहित झरने पर फेंक देता है। मीसा गाड़ी से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती। अब हमें पुराना समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कपिल और रुक्मणी एक दूसरे के साथ लगे पड़े थे और वहीं पर रतन पहुंच जाता है, जो रुक्मणी को धोखा देने के लिए मारता है और वह कपिल को भी मारने लगता है। पर कपिल नौजवान था, इसलिए वह रतन से लड़कर उसका गला दबाकर उसे मार डालता है और फिर उसकी लाश को पानी के अंदर लपेटकर वार्फ में फेंक देता है। पर रुक्मणी यह सब नहीं चाहती थी, इसलिए वह नींद की सारी गोलियां एक साथ खाने वाली होती है कि तभी कपिल पहुंच जाता है और उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहता है कि क्या तुम हमारे बच्चे के लिए भी सब कुछ भूल नहीं सकती हो। जिस पर रुक्मणी मान जाती है। अब शाम को एसपी अशोक पूछताछ करने रुक्मणी के पैलेस आता है, जहां पर वह
कपिल को बाहर निकाल देता है और रुक्मणी से अकेले में बात करता है। रुक्मणी अशोक को मीसा को ढूंढने के लिए कहती है क्योंकि रुक्मणी के अंदर रतन की मौत का गिल्ट था। अशोक झरने से गाड़ी को बरामद कर लेता है जहाँ पर उसे केवल एक लाश मिलती है और यह खबर कपिल रुक्मणी को देता है। तभी पैलेस में लाइट चली जाती है और रुक्मणी जब बाहर पहुंचती है तब उसे वहां पर डॉक्टर शेखावत मिलता है। डॉक्टर शेखावत से रुक्मणी कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मीसा को नहीं खोना चाहती थी। जिस पर डॉक्टर शेखावत कहता है कि मीसा को मरे हुए 1 हफ्ते हो गए हैं। जिस पर रुक्मणी कहती है कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने और आपने दोनों ने निशा को अपने सामने खुद देखा था। जिस पर डॉक्टर शेखावत कहता है कि मैं दिल्ली गया था और वहां पर मैंने खुद अपनी आंखों से मीसा की लाश को देखा है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि वह लड़की जो मीसा बनकर यहाँ आई है वह कौन है। जिस पर मीसा वहां दिखाई देती है। जब रुक्मणी और शेखावत उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वह बताती है कि मेरा नाम मीसा नहीं, मेरा नाम फातिमा है और बचपन में राजा रतन ने मेरी काफी मदद की थी और उन्हीं के फंड से मैंने पढ़ाई करके डॉक्टरी की डिग्री हासिल की थी। एक दिन मेरे हॉस्पिटल में ऐसी पेशेंट आई जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वह राजा साहब की बेटी मीसा थी। मैंने मीसा का इलाज बेहतर ढंग से करने की पूरी कोशिश की। मैं और मीसा काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। लेकिन एक दिन राजा साहब का पत्र मीसा के पास आया जिसे पढ़कर वह खुश हो उठी और अपने कमरे पर वह रतन का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब काफी देर हो गई तो मीसा गुस्से में आकर गाड़ी से पुल के नीचे कूदकर सुसाइड कर ली। जिसके बाद मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इसीलिए मैं रतन के बारे में पता लगाने महल में मीसा बनकर आई। तभी वहां पर कपिल आ जाता है और डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे डॉक्टर बेहोश हो जाता है और फिर फातिमा को जान से मारने के लिए वह आगे बढ़ता है। रुक्मणी कपिल को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं मानता और फातिमा के ऊपर हथौड़े से हमला कर देता है। वह उस पर दोबारा हथौड़ा मारने वाला होता है कि तभी रुक्मणी कपिल के कान पर गोली चला देती है जिससे कपिल रुक्मणी के पास आता है और हाथापाई में रुक्मणी को गोली लग जाती है और वह पानी में गिर जाती है। कपिल नाराज होकर पागलों की तरह फातिमा को जान से मारने के लिए ढूंढने लगता है और फातिमा अपने हाथ पर एक बंदूक लिए रहती है। कपिल चालाकी से उस बंदूक को अपने हाथ पर ले लेता है और जैसे ही वह फातिमा पर गोली को फायर करता है गोली पीछे से फट जाती है और सीधे उसके गर्दन पर घुस जाती है जिससे कपिल की मौत हो जाती है। और इसके पीछे कहानी यह थी कि फातिमा ने पहले से ही गोली के अंदर रतन की अंगूठी फंसा दी थी क्योंकि पहले उसने कपिल के मुंह से यह सुन रखा था कि आरजे ने गोली के अंदर ईंट रख दी थी जिसकी वजह से गोली फट गई थी और उसी तरीकों को अपनाकर आज मीसा ने कपिल की जान ले ली। अशोक तंवर सभी लाशों को एम्बुलेंस में रखता है और फातिमा डॉक्टर से कहती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा यह मेरा आना अच्छा था या बुरा, क्योंकि एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए इतनी लाशों की जरूरत नहीं थी। जिसके बाद फातिमा उस महल के अंदर काफी सारे अनाथ आश्रम के बच्चों को लेकर आती है जो महल की तरफ से मीसा फाउंडेशन के अंदर रहते थे। फातिमा एक गुलदस्ता लेकर मीसा और उसके पिता रतन के लिए प्रेयर करती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।